गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हो मेरा चैनल मैकनाउ। आज के टॉपिक के रिगार्डिंग मैं चर्चा करने वाला हूँ कि पीएजी क्या है और एफएजी क्या है इन कस्टम्स क्लियरेंस में ये पर्टिकुलर क्या चीज़ होता है। तो एफएजी का मतलब है फेसलेस असेसमेंट ग्रुप और पीएजी का मतलब है बोर्ड असेसमेंट ग्रुप। तो उसको समझने के लिए अपने को पहले बहुत ही पुराना जो कस्टम्स का जो मैनुअल प्रोसीजर था वो पहले समझना पड़ेगा। फिर अपन आएंगे असेसमेंट में, असेसमेंट कैसे होता था। फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि भाई अभी प्रेजेंटली फेसलेस असेसमेंट कैसे काम करता है। गॉट इट। तो उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ है कि भाई असेसमेंट क्या है। पहले तो ये चीज़ कि भाई मैनुअल प्रोसीजर जो होता था, सिंपली मैनुअल प्रोसीजर जो होता था कस्टम्स में, वो क्या करते थे, एक राइटिंग, जैसे कि अपन फॉर्म भरते हैं बैंक में, कैसे कि एक चीज़ भरनी पड़ती है, वैसे ही मैनुअल जो है एक्सपोर्ट के लिए शिपिंग बिल बनाया जाता था और इंपोर्ट के लिए बिल ऑफ एंट्री बनाया जाता था। तो वो फॉर्म फिलअप करके हमको प्रॉपर ऑफिसर के सामने दिखाना पड़ता था और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे, यानी कि प्रोड्यूस करने पड़ते थे। उसके बेस पे ये सब चीज़ें होती थी। तो मैनुअल में क्या सीन था, मैनुअल में दो चीज़ें ही होती थी, 2 से 3 चीज़ें, जैसे कि भाई प्रॉपर ऑफिसर ने पहले बिल ऑफ एंट्री नंबर या शिपिंग बिल नंबर, इन केस ऑफ इंपोर्ट्स तो बिल ऑफ एंट्री नंबर जनरेट किया जाता था मैनुअली। उसके बाद एक्सपोर्ट्स में शिपिंग बिल नंबर जनरेट किया जाता था। तो वो सब चीज़ होने के बाद वो प्रॉपर असेसिंग ऑफिसर के पास जाता था, यानी कि अप्रेजर्स जो होते हैं और सुपरिटेंडेंट्स जो होते हैं कस्टम्स में, उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो फॉर्म हमने भरा है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का, बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट्स में और एक्सपोर्ट्स में शिपिंग बिल का जो फॉर्म्स हमने फिल किए हैं, वो हमको लेके जाने पड़ते थे कस्टम्स ऑफिसर्स के पास कि भाई बिल ऑफ एंट्री नंबर और शिपिंग बिल नंबर जनरेट हो चुका है उसके बाद। गॉट इट। तो वो सिनेरियो ऐसे प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा चेक किए जाते थे कि भाई जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है और जो एक्चुअल में है, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, क्या वही चीज है और कस्टम्स के कंप्लायंस में वो चीज प्रॉपर है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाई प्रॉपर पॉलिसीज के हिसाब से इंपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। वो सिनेरियो चेक करने के लिए असेसिंग ऑफिसर्स यानी कि अप्रेजर्स और सुपरिटेंडेंट ये काम करते हैं कि चेक करते हैं डॉक्यूमेंट बेस पे कि भाई आपने जो डिक्लेयर किया है और डॉक्यूमेंट्स क्या मैच करते हैं कि नहीं। ओके। अगर जे असेसिंग ऑफिसर्स को ऐसा लगता है तो वो डायरेक्ट करता है किसको, एग्जामिनेशन ऑफिसर को, कि भाई आप जाके ये गुड्स जो है मैंने चेक किए हैं, डॉक्यूमेंट लेवल तक बरोबर हैं, तो अभी एग्जामिनेशन लेवल पे आप उनको अच्छे से चेक कीजिए और मेरे को रिपोर्ट भेजिए। तो वो रिपोर्ट फिर वो उनको देता है लिख के मैनुअली में कि भाई ये मैंने गुड्स चेक कर लिए, ये इस हिसाब से ओके है। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, जैसे कि असेसमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट लेवल के क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और आपने जो ड्यूटी वैल्यूएशन किया है वो प्रॉपर है कि नहीं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 17, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो मैनुअल प्रोसीजर था। गॉट इट। तो मैनुअली में क्या, फॉर्म भर के अपन एक क्या करते हैं, बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल नंबर जनरेट करवा के फिर प्रॉपर ऑफिसर यानी कि अप्रेजमेंट और सुपरिटेंडेंट के पास जाते थे, उनसे असेसमेंट करवाते थे, भाई ये है प्रोड्यूस किए डॉक्यूमेंट्स और ये है हमारा वैल्यूएशन कि भाई इसके अंतर्गत हमारे हिसाब से कस्टम्स का इतना ड्यूटी बनता है या इतना एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी बनता है। फिर उन्होंने वो क्या करेंगे, साइन करके बोलते हैं कि भी आप एग्जामिनेशन ऑफिसर के पास जाओ। एग्जामिनेशन ऑफिसर क्या करता है, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को देखता है और सामने फिजिकली वेरिफिकेशन करता है कि कस्टम प्रीमाइसेस में जो गुड्स पड़े हैं क्या वो प्रॉपर है कि नहीं, इंटैक्ट कंडीशन में है कि नहीं, सेकेंड हैंड तो नहीं है, पॉलिसी के हिसाब से है कि नहीं, सो एंड सो ऑन। वो फिर वो पूरा अच्छे से रिपोर्ट बना के फिर से अप्रेजिंग ऑफिसर को सबमिट करता है। उसके बाद वो पूरा असेसमेंट होता है। गॉट इट। तो असेसमेंट हो गया, एक्चुअली मैं कस्टम प्रोसीजर बता रहा हूँ मैनुअली का। असेसमेंट होने के बाद वो साइन करके दे देता है, हाँ भाई असेसमेंट है, अभी वो ड्यूटी भरा जाता है और फिर इंपोर्ट के कार्गो को बाहर कस्टम प्रीमाइसेस से निकाल के इंपोर्टर के प्रीमाइसेस तक पहुंचाया जाता है इन केस ऑफ इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स के केस में क्या होता है कि
असेसमेंट हो गया, उसके बाद उसको स्टफिंग की परमिशन दी जाती है। स्टफिंग की परमिशन देने के बाद वो कस्टम्स ऑफिसर के प्रेजेंस में उसको स्टफ किया जाता है कंटेनर में, और कंटेनर वो स्टफ किया हुआ सील करके उसको यार्ड तक लेके जाते हैं, यार्ड से फिर वो चढ़ के वेसल में चला जाता है। ओके, ये एक मैनुअल प्रोसीजर था जो मैं ब्रीफ में आपको बताया हूं। ठीक है, अभी चलते हैं सेल्फ असेसमेंट में। बेसिकली कि भाई कंप्यूटराइज, जैसे मैनुअल प्रोसीजर तो मैंने आपको बता दिया, बट जैसे ही कंप्यूटर्स आया, आइसगेट आया, ईडीआई सिस्टम आया, तो सेल्फ असेसमेंट कैसे काम करता था। गॉट इट। तो सेल्फ असेसमेंट सेम प्रोसीजर था, यानी कि हम जैसे ही ईडीआई सिस्टम में क्या करते हैं कि भाई फाइल करते हैं, शिपिंग बिल है, शिपिंग बिल जो फाइल किया जाता है वो फाइल किया जाता है अंडर सेक्शन 50, और बिल ऑफ एंट्री जो फाइल किया जाता है अंडर सेक्शन 46, तो वो कस्टम्स एक्ट 1962 के हिसाब से फाइल किए जाते हैं। तो उसमें क्या चीज होता है, ईडीआई सिस्टम में हम कंप्यूटर बेस पे वो चीज मेंशन करते हैं, फिर वो चीज पूरा का पूरा, जैसे कि मैं फॉर्म भरता था पहले, वो चीज कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है, और उसमें से एक फेड फाइल जनरेट होता है और वो अपलोड किया जाता है आइसगेट की वेबसाइट पे, यानी कि जिसे ईडीआई सिस्टम का मेन ब्रिज कहा जाता है। फिर वो एक ईडीआई सिस्टम जो है वो एक नंबर पैच करके देता है, जिसे हम शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री नंबर कहते हैं, और वो नंबर हम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे ही हम चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री नंबर किस पर्टिकुलर ऑफिसर के पास है, कहां कौन से स्टेज में पहुंचा है, और आगे उसका प्रोसीजर क्या होगा। यानी कि अभी जैसे ही शिपिंग बिल नंबर जनरेट हो गया या बिल ऑफ एंट्री नंबर जनरेट हो गया, उसके बाद क्या होगा कि भाई पर्टिकुलर असेसमेंट के लिए आगे फाइल बढ़ेगी, तो असेसिंग ऑफिसर्स के पास वो पहुंच जाएगा। असेसिंग ऑफिसर्स के पास पहुंच गया अच्छे से, गॉट इट, तो वो चेक करेंगे कि भाई इसमें अभी ये कौन सीएचए है, उनको बुलाओ और उनके से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स देख के आपने सीएचए जो होता है वो अपने हिसाब से ड्यूटी एसेस करके वो फाइल करता है, गॉट इट, ईडीआई सिस्टम में। तो वो कस्टम्स ऑफिसर क्या करता है, प्रॉपर ऑफिसर को वो फाइल दे देता है, अभी आप इस पर्टिकुलर फाइल में चेक करो कि सीएचए ने जो किया है क्या प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से है और डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रूफ है, गॉट इट। तो वो ऐसे वेरिफिकेशन करते हैं, और इसमें एक्चुअली असेसमेंट जो होता है वो क्या चीज है, सब जो है ना स्टोर्स के जो गुड्स होते हैं ना उसके लिए ये असेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सीधे वेसल में या एयरक्राफ्ट कैरियर में ही सीधा जाते हैं, गॉट इट। उसका भी असेसमेंट का सेक्शन है अंडर सेक्शन 85। फिर क्या है, प्रॉपर ऑफिसर उसे उस पर्टिकुलर गुड्स को वेरीफाई कर सकता है, उसे टेस्टिंग के लिए भी भेज सकता है, वो आगे इंस्ट्रक्ट करेगा एग्जामिनेशन ऑफिसर को कि भाई आप ये चीज करो। बट ये चीज सब चीज कैसे होगा, कंप्यूटराइज मैनुअल नहीं होगा। वो कंप्यूटराइज में कैसे, जैसे कि मेकर चेक का सिस्टम कैसे होता है बैंकिंग में अभी सेंट्रलाइज, तो उस तरीके से क्या होगा कि भाई एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो क्या करेगा, चेक करके एंट्री करके सामने वाले बंदे को भेज देगा, तो वो क्या करेगा उसमें से वो चेक करके फिर वापस वो फाइल इस तरफ भेजेगा, हाँ भाई मैंने ये चीज कर ली, गॉट इट। तो इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट में भी क्या करते हैं, जो प्रॉपर ऑफिसर होता है जैसे कि अप्रेजर और सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो इस तरीके से असेसमेंट करते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर शिपमेंट को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, गॉट इट। तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं अच्छे से कि भाई गुड्स प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, किस तरीके से हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कितनी बनती है। एक्सपोर्ट के केस में कि उसने यहाँ इस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट की लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है कि नहीं, और अगर ये इंपोर्ट के केस में क्या होगा कि ड्यूटी जो असर्टेन हो रही है वो भरेगा, उसके बाद ही उसको लिया जाएगा। लेकिन मेन चीज यहाँ पे ये होता है कि वैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब ये बोल रहा हूँ, ये असेसमेंट में यही असर्टेन किया जाता है कि ड्यूटी किस तरीके से लगाई जाए पर्टिकुलर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के ऊपर, ताकि वो प्रॉपर ड्यूटी भरे और वो गुड्स निकाल के बाहर सप्लाई करे, या फिर उसको जिस तरीके से वो गुड्स उसका जो पर्पस है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का तो वो फुलफिल किया जा सके, गॉट इट। तो उसमें ये सिनेरियोस होते हैं, गॉट इट। उसके बाद अपना क्या होता है
कि भाई अच्छे से वो CHA उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है, अच्छे से प्रॉपर ऑफिसर अच्छे से उसको वेरीफाई करता है, फिर वो रिपोर्ट बना के पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑफिसर को भेज देगा। गॉट इट। बट यहाँ पे चंक ये है कि CHA के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं क्या वो प्रॉपर है कि नहीं, मेन चीज ये भी आती है। हालांकि CHA एक कंप्लायंस मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उसे लाइसेंस इसीलिए ही दिया जाता है ताकि वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को गाइड कर सके कि भाई ये कस्टम के प्रोसीजर्स हैं, उसको ये इस तरीके से फॉलो करने हैं। बट फिर क्या होता है कि भाई अगर जो इनकेस इंपोर्ट्स है तो उसमें ये देखता है और प्रॉपर ऑफिसर या सेल्फ असेसमेंट ऑफिसर जो होता है, असेसमेंट ऑफिसर जो होता है वो ये चेक करता है कि हाई सीज सेल तो नहीं है इंपोर्ट के केस में। तो हाई सीज सेल है तो उसमें वो कितना परसेंटेज इंक्रीज करता है, ज्यादा करके 2% तक होता है इंक्रीज वैल्यूएशन में। जैसे कि अगर जो 100 रुपए का गुड्स आया है, अगर जो एक पर्टिकुलर पोर्ट से उठा है और बीच रास्ते में ही सेल हो गया किसी तीसरे बंदे को, तो कोई तीसरा बंदा आके इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस करवा रहा है तो उसने वैल्यूएशन क्या दिखाई है, तो वो बिल्स वगैरह दिखाएगा, तो वो थर्ड मींस जो ओरिजिनल इंपोर्टर होगा उसके नाम के इनवॉइसेस और डॉक्यूमेंट्स होंगे। बट यहाँ पे हाई सीज सेल करने वाला जो बंदा है वो अलग है, तो वो सिनेरियो हमको चेक करना पड़ेगा कि उसने वैल्यूएशन किस तरीके से दिखाया है और वैल्यूएशन का इफेक्ट ड्यूटी और गवर्नमेंट ड्यूज के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है। गॉट इट। तो ये सिनेरियो पूरा चेक किया जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। फिर प्रॉपर ऑफिसर उसको अच्छे से मींस सेल्फ असेसमेंट जो करके दिया है CHA ने, उसको चेक करता है कि भाई बरोबर है कि नहीं। मींस कहने का मतलब जो मैं इतनी रामायण कर रहा हूँ पूरा जो मैंने बताया कि भाई CHA क्या करेगा, अच्छे से डाल देगा EDI सिस्टम में चेक करके कि भाई इस तरीके से ड्यूटी होना चाहिए। फिर प्रॉपर ऑफिसर इन सब चीजों को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और उसको फिर रीअसेस करेगा कि भाई हाँ ये चीज इसने प्रॉपर की है, उस हिसाब से बराबर है। गॉट इट। फिर क्या करेगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ये बताएगा कि आपको ये पर्टिकुलर वैल्यूएशन एक्सेप्टेबल है कि नहीं। जैसे कि मैंने CHA एज ए CHA मैंने जो वैल्यूएशन दिखाई क्या वो प्रॉपर है कि नहीं। गॉट इट। तो प्रॉपर है तो ठीक है, इंपोर्टर को एक्सेप्टेबल होगा तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के ड्यूटी भर के गुड्स निकाल के क्या करेंगे, पोजीशन इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को दे देंगे। यानी कि एक्सपोर्ट के केस में कस्टम के पास पोजीशन आ जाता है, इंपोर्ट के केस में पोजीशन किसके पास जाएगा, इंपोर्टर के पास आफ्टर क्लियरेंस। गॉट इट। तो इसमें क्या एक्सेप्ट करता है कि नहीं वैल्यूएशन को, वो मेन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का काम है। एक्सपोर्टर अगर ये बोलता है नहीं मेरे को ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इंपोर्टर बोलता है मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर को स्पीकिंग ऑर्डर इश्यू करना है विद इन डेट ऑफ, जैसे ही उसने असेसमेंट कर दिया पर्टिकुलर ये रेट पे, सपोज एक पर्टिकुलर रेट पे उसने असेसमेंट किया, भाई उसने जो डॉक्यूमेंट CHA ने जो प्रोड्यूस किए उसके हिसाब से उसको लग रहा है कि भाई कोई प्रोडक्ट क्या होता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से असेसमेंट किया जाता है। जैसे कि प्लेट रेट होता है, जैसे कि PVC के जो मार्केट होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, क्रूड के जो हैं उसके हिसाब से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं ड्यूटी में वैल्यूएशन में चेंजेस आता है। ओके, पर यूनिट प्राइस चेंज होता रहता है। तो वो सिनेरियो में क्या करते हैं प्रॉपर ऑफिसर कि भाई कभी कभार वैल्यू बढ़ा भी देंगे, घटाएंगे नहीं, ये चीज का ध्यान रखना। वो वैल्यूएशन जो रहता है वो घटाते नहीं है, वो वैल्यूएशन को बढ़ाते हैं ताकि जो ड्यूटी का जो नुकसान है गवर्नमेंट का वो ना हो। बट तो उस तरीके से वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है इंपोर्टर या नॉट एक्सेप्ट करता है। अगर ये उसको एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो 15 डेज का स्पीकिंग ऑर्डर इश्यू करेगा और उनको बुलाएगा और उसके सामने उसको बोलेगा कि भाई क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। गॉट इट। तो सामने वो भी प्रॉपर ऑफिसर भी सामने अपने फैक्ट्स रखेगा कि भाई ये सिनेरियो के हिसाब से मेरे को ये लगता है कि इस हिसाब से ये होना चाहिए। गॉट इट। फिर उसके बाद अगर ये उसको भी फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर वो अपील कर सकता है कमिश्नर को कि भाई ये सिनेरियो ओपन है, इसमें ये प्रॉपर ऑफिसर मेरे को ये चीज कर रहा है। गॉट इट। तो उसके केस में आगे हम डिस्कस करेंगे कि भाई अपील क्या है, किस तरीके से किया जाता है, मैं आगे डिस्कस करवाऊंगा। बट मैं अभी फिलहाल ही मैं जो मेन कंसेप्ट है मेरा, इसके मैं वीडियोस के जो पार्ट्स होंगे मैं आपके अपलोड करता रहूंगा। बट अभी मैं फिलहाल ही क्या आपको समझा रहा हूँ कि सेल्फ असेसमेंट कैसे होता है, मैनुअल प्रोसीजर में कैसे होता है और EDI सिस्टम में कैसे होता है। EDI सिस्टम में भी बहुत सारे तरीके हैं उसको असेस करने के। स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया, गॉट इट, तो उस केस में तो कोई इशू नहीं है।
अगर जो उसे एक्सेप्टेबल है तो क्या करेगा, ड्यूटी भर के क्लियरेंस करवा के आउट ऑफ चार्ज लेगा और पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगा सीएचए से इंपोर्टर के पास। गॉट इट? तो इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट किया जाता है। बट क्वेश्चन कहां आता है, सपोज कोई चीज मेरे को एक्सपोर्ट करनी है, यानी कि शिपिंग बिल फाइल होगा अंडर सेक्शन 50 के हिसाब से, तो वहां पे क्या होता है, जो रेंज ऑफिसर्स होते हैं वो भी कभी कभार इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि पहले क्या सेंट्रल एक्साइज था, तो सेंट्रल एक्साइज क्या करता था, अभी मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो परमिशन दिया जाता था पहले कि भाई मेरे को कस्टम में भी एक परमिशन लिया जाता था और सेंट्रल एक्साइज से भी परमिशन लिया जाता था कि भाई मेरे को ये गुड्स सेल्फ असेस करके, सेल्फ एग्जामिनेशन करके यहां से मेरे को गुड्स भेजने हैं, तो उसके लिए मेरे को परमिशन दे दी जाए। ठीक है, एक होता है सेंट्रल एक्साइज सीलिंग होता है, जिसमें सेंट्रल एक्साइज का प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई करता है गुड्स और उसकी प्रेजेंस में वो स्टफ करके फिर एक्सपोर्ट करता है, मींस सीलिंग करके फिर भेजता है कंटेनर, तो वो कंटेनर डायरेक्ट सीधा टर्मिनल में जाता है। गॉट इट? जिसे हम फैक्ट्री स्टफिंग के नाम से भी बुलाते हैं। तो फैक्ट्री स्टफिंग में क्या है, एक होता है सेल्फ सीलिंग, सेल्फ सीलिंग का मतलब मैं खुद करने वाला हूं। गॉट इट? और होता है दूसरा होता है कि सेंट्रल एक्साइज सीलिंग। सेंट्रल एक्साइज सीलिंग क्या था कि भाई सेंट्रल एक्साइज के प्रॉपर ऑफिसर आते हैं प्रीमाइसेस पे, फैक्ट्रीज पे, और उसको वेरीफाई करते हैं उस पर्टिकुलर गुड्स को, और उनके प्रेजेंस में स्टफ किया जाता है गुड्स, और वैल्यूएशन भी चेक की जाती है, अच्छे से वेरीफाई किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद सीलिंग की जाती है, उसके बाद ये चीज होता है। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे असेसमेंट जो है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे विदाउट परमिशन भी हो सकता है, विद परमिशन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे डबल चेक भी हो सकता है। कहाँ पे? फैक्ट्री स्टफिंग के केस में। फैक्ट्री स्टफिंग के केस में क्या होता है, सेंट्रल एक्साइज ने अगर जो वहां पे वो नहीं कर रहा है गुड्स को चेक, तो उस हिसाब से फिर क्या होगा, आगे चल के वहां पे कस्टम प्रीमाइसेस में पहुंचेंगे तो वहां पे भी वो गुड्स वेरीफाई किए जा सकते हैं और असेसमेंट भी इस तरीके से किया जा सकता है। गॉट इट? तो ये एक छोटा सा लेवल ज्यादा हो जाता है ऑफिसर्स के लिए। ओके, अभी प्रायर ये जीएसटी के प्रायर में जब सेंट्रल एक्साइज था तभी की केस की बात कर रहा हूं। हालांकि अभी जीएसटी आ गया है तो जीएसटी में सभी को सेल्फ सीलिंग की परमिशन दे दी गई है। अब सेल्फ सीलिंग की भी परमिशन में भी क्या होता है कि ईयरली बेसिस पे होती है और क्या बोलते हैं लाइफ टाइम भी होती है। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो लाइफ टाइम की परमिशन ऑप्ट कर सकता है, और अगर जो वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, मर्चेंट है, तो उसे 1 ईयरली परमिशन रिन्यू करवानी रहती है। गॉट इट? तो ये सब सिनेरियोस उत्पन्न होते हैं पर्टिकुलर सेल्फ असेसमेंट में। गॉट इट? और अभी का सिनेरियो ये है कि 80 से 90% अभी जो असेसमेंट हो रहे हैं वो सेल्फ असेसमेंट होते हैं, और उस तरीके से प्रॉपर ऑफिसर जो एक्सेप्ट करवाता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, और उस हिसाब से वो गुड्स निकाल के बाहर प्रीमाइसेस में फटाफट ये प्रोसीजर हो जाता है ताकि स्मूथली ये क्लियरेंस प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो ये मैं सिंपल आपको कहना चाहता था कि भाई इस तरीके से हम काम करते हैं। मींस कहने का मतलब कि कस्टम में सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो कब आया था, 8/4/2011 को आया था, अंडर सेक्शन 17 के अंतर्गत है। और इसमें ईडीआई सिस्टम में मैं ज्यादा डीप में नहीं गया हूं क्योंकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी सिस्टम है कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कब आया था, मई में आया था। गॉट इट? फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, तो वो एक फनल की तरह काम करता है, और वो क्या करता है कि जो रेगुलर जो रिस्क फ्री कंसाइनमेंट्स हैं उसको वो छांटता है और उसको जल्दी ही नेक्स्ट लेवल पे भेजता है ताकि वो असेसमेंट होकर नेक्स्ट लेवल पे जाए, और नेक्स्ट लेवल पे एग्जामिनेशन ऑफिसर उसको एग्जामिन करके फटाफट उसी आउट ऑफ चार्ज इन केस ऑफ इंपोर्ट्स एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ग्रांट करे। गॉट इट? तो वो एक फनल की तरह काम करता है। मैं आगे उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। और दूसरा है कस्टमर मींस कस्टम कंपल्सरी कंप्लायंस, तो वो सीसीआर जिसे कहते हैं, रिक्वायरमेंट कंप्लायंस, कस्टम कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, जो होता है कि भाई कस्टम्स की जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट रहती है कोई भी चीज इंपोर्ट करने के लिए और कोई भी चीज एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हमको फुलफिल करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस। और जब भी हम इंपोर्ट करें तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। गॉट इट? तो वो सिनेरियो है, तो वो चीज का आपको यहाँ पे ख्याल रखना होता है कोई भी इंपोर्टर और कोई भी एक्सपोर्टर को। गॉट इट? तो ये था एक प्रॉपर वीडियो मैं बना रहा हूं, तो उसके ऊपर भी पार्ट्स आएंगे। सो वेल प्रिपेयर्ड। मैंने अभी खाली एक ही टॉपिक लिया था, सेल्फ असेसमेंट लिया था, उसमें मैंने आपको ये सब चीज ब्रीफिंग की।
अगर जो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माय चैनल मैक नाउ।